हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी पाठशाला में। आज की वीडियो में हम कक्षा 8 के हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के चैप्टर 2 लाख की चूड़ियाँ नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ को पूरा समझने के लिए आप वीडियो को आखिर तक पूरा देखना और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो आइए दोस्तों, पाठ शुरू करते हैं। ये पाठ एक कहानी है और इसके कहानीकार हैं, इसके लेखक हैं श्री कामतानाथ जी। लेखक ने इस पाठ में आज के मशीनीकरण या मशीनी युग का जो आज का समय है, जिसमें अधिकतर कार्य मशीनों से किए जाते हैं, उसका हमारे समाज पर, हमारे समाज के जो छोटे छोटे लघु निम्न व्यवसायी या घरेलू उद्योग करने वाले जो कारीगर होते हैं, जो अपने हाथ से चीज़ें बनाकर बेचते हैं, उनकी स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है, उनके व्यवसाय पर आज के मशीनीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है, क्या दुष्प्रभाव पड़ा है, उसे लेखक ने इस पाठ में दर्शाया है। एक बदलू नामक कारीगर की कहानी बताकर बदलू के माध्यम से उन्होंने उनकी जो आज के कारीगरों की जो स्थिति है उनको दर्शाया है। पहले हम इस पाठ के शब्दार्थ को देख लेते हैं, फिर पाठ वाचन करेंगे। इसके शब्दार्थ है, चाव माने चाह, रुचि या तीव्र इच्छा। सलाख माने सलाई, धातु की छड़। मुंगेरी मतलब गोल मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है। पैतृक माने पूर्वजों का या पिता से प्राप्त या पुश्तैनी। खपत माने माल की बिक्री। वस्तु माने पैसों से न खरीदकर वस्तु विनिमय माने पैसों से न खरीदकर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को लेना या देना। कसर माने घाटा पूरा करना, कमी। नाजुक माने कोमल। पगड़ी माने सिर पर लपेटकर बांधा जाने वाला लंबा कपड़ा या पाग या पागा। मरहम पट्टी मतलब जख्म का इलाज, घाव पर दवा लगाकर पट्टी बांधना। मचिया मतलब बैठने के उपयोग में आने वाली सुतली आदि से बुनी छोटी चौकोर खाट। मुखातिब मतलब देख कर बात करना। डलिया मतलब बांस का बना एक छोटा पात्र। फबना माने सजना या शोभा देना। पाठ को अब शुरू करते हैं। पाठ वाचन या पाठ का अध्ययन करना सबको आना चाहिए। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। लेखक बता रहे हैं कि पूरे गांव में बदलू नाम का जो कारीगर था वह मुझे सबसे अच्छा लगता था, क्योंकि वे मुझे लाख की सुंदर सुंदर छोटी गोली बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। लेखक बचपन में अपने मामा के यहाँ जाता था, जैसे हम सभी जाते हैं अपने मामा नाना के यहाँ गर्मी की छुट्टियों में घूमने जाते हैं, वैसा ही लेखक भी अपने मामा जी के यहाँ बचपन में जाते थे। तो बदलू नाम का एक कारीगर जो चूड़ी बनाने का व्यवसाय करता था, चूड़ी बनाने का काम करता था, वह व्यक्ति लेखक को बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वे लाख की चूड़ियाँ, लाख के जो छोटी छोटी गोलियाँ होती है वो बनाकर लेखक को वो देता था, और वो गोलियाँ बड़ी आकर्षक लगती बच्चों को।
वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। अब हम अपने मामा के गांव के लोगों को हम मामा कहकर पुकारते हैं, तो लेखक को भी अपने मामा के गांव के उन बदलू को बदलू मामा कहकर पुकारना चाहिए था, लेकिन लेखक बदलू काका कहकर पुकारता था, क्योंकि उस गांव के सभी बच्चे बदलू को बदलू काका कहा करते थे, तो लेखक भी बदलू काका कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। अब बदलू का जो मकान ऊंचाई पर बना था और मकान के सामने में उसके आंगन में, सामने का जो आंगन था उसमें एक पुराना नीम का पेड़ लगा था। सहन मतलब आंगन होता है। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्ठी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। अब लाख का मतलब आप समझते होंगे। लाख यानी राल या गोंद होता है, जो पेड़ों से प्राप्त होता है। पेड़ों पर जो कीड़े होते हैं, लाख बनाने वाले कीड़े, लाख तैयार करते हैं कीड़े, उसको लोग उस लाख को निकाल कर उससे चीज़ें बनाते हैं। तो लाख से चूड़ियाँ भी बनती है, और जो बर्तन में वार्निश लगाया जाता है वो भी लाख से बनती है, और सीलिंग वैक्स बनती है। सील करने के लिए पैकिंग सील करने के लिए भी जो लाख की जो वैक्स बनती है वो आपने देखा होगा कहीं पर। तो लाख से बहुत सारी चीज़ें भी बनती है, और लाख जो है एक ज्वलनशील पदार्थ होता है। आपने महाभारत आदि में, टीवी आदि पर आपने कहानी महाभारत की स्टोरी सुनी होगी, जिसमें बताया गया है कि कौरवों ने पांडवों को जलाने के लिए उनके लिए लाख का महल तैयार किया था, जिसको लाक्षागृह कहा जाता था। पुरोचन नामक जो व्यक्ति था, उन्होंने लाख का महल तैयार किया था। और लाख अति ज्वलनशील पदार्थ होता है, जल्दी से आग पकड़ता है। तो जो बदलू था वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था। लाख गर्म होकर पिघल कर नरम हो जाती थी, फिर बदलू उसे आकार देता था बेलनाकार लकड़ी में, और आकार देकर सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाता था, कलर करता था उसे, नग वगैरह लगाता था उसमें। तो इस तरह से सुंदर चूड़ियाँ बदलू जो है लाख की तैयार करता था, और जो छोटे मोटे लाख की गोलियाँ बनाकर लेखक को दे दिया करता था जब लेखक उससे मिलने जाता था। तो जो बदलू था वह नीम के वृक्ष के नीचे बैठकर अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी धकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी होती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। अब मुंगेरियाँ आपने शब्दार्थ में अभी अभी पढ़ा भी है कि वो लकड़ी होती है, बेलनाकार होती है, आगे से पतली पीछे से मोटी, और पीटने ठोकने के काम आती है। और उसी पर लाख को चढ़ाकर बदलू जो है चूड़ी का आकार देता था, नरम मुलायम लाख को चढ़ाकर। तो वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। मचिया मतलब समझते होंगे, एक छोटा सा चौकोर स्टूल जैसा खाट होता है, जो रस्सी सुतली आदि को बुनकर बनाया जाता है। उसमें बैठकर बदलू काम करता था अपना। बगल में उसका हुक्का रखा रहता था, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता, और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। बदलू जो है लेखा को लला कहकर संबोधित करता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता था। एक जोड़े में 2 चूड़ियाँ होती है, तो बदलू रोज रोज
लगभग 4-6 जोड़े चूड़ियाँ तैयार कर लेता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। नववधू मतलब दुल्हन जो श्रृंगार करती है, तो श्रृंगार करने पर वो चूड़ियाँ पहनती तो कितनी सुंदर कलाइयाँ लगती है उसकी। तो उसे बेलन पर चढ़ाकर चूड़ियों को बदलू ऐसे देखता था जैसे किसी दुल्हन ने वह चूड़ियों का जोड़ा पहना हो। इस तरह वह चूड़ियों को निहारता रहता था। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। मनिहार मतलब चूड़ी फुंदरी आदि बनाकर बेचने वाला। तो बदलू मनिहार था। चूड़ी बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक मतलब उसके पिताजी, उसके दादा परदादा आदि सभी उस व्यवसाय को किया करते थे, चूड़ियाँ बनाने का काम किया करते थे। उसके पिता से यह पेशा उनके पास आया था। बदलू भी यही काम करता था और वह वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी, मतलब उनकी चूड़ियाँ पूरी बिक जाती थी, इतनी सुंदर चूड़ियाँ वो बनाता था। उस गांव में तो सभी स्त्रियाँ उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। अब बदलू की जो बनाई चूड़ियाँ थी वे उनके गांव में तो बिक भी जाती थी और आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ खरीदने आते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता था। बदलू जो है अपनी चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बार्टर सिस्टम था। वस्तु विनिमय मतलब वस्तु ले दे के जो है वस्तु लेन देन का कार्य पुराने समय में होता था, जब मुद्रा का प्रचलन या पैसों का प्रचलन नहीं था। तब लोग एक दूसरे से वस्तु का आदान प्रदान करते थे। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु जो उनकी ज़रूरत की होती थी वो ले लेते थे। तो इस तरह से बदलू भी उसी प्रकार से चूड़ियाँ बेचने के बदले कोई वस्तु उनसे लेने वाले जो खरीदने आता था उससे वो ले लेता था। कभी कोई अनाज ले लेता था तो कभी कुछ और। इस तरह से वस्तु विनिमय का तरीका था उनका। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। बदलू जो है सीधा साधा इंसान था और वे किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। तो जब किसी के यहाँ शादी होती थी तो दुल्हन को, नववधू को जो चूड़ियाँ पहनाई जाती है उसका तो महत्व विशेष होता है, सुंदर लगता है, वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है नववधू के लिए। तो वह जिसके यहाँ शादी होती थी वो जब चूड़ी लेने आता था बदलू के पास तो वह उस समय अड़ जाता था ज़्यादा कीमत के लिए। ज़्यादा कीमत चाहता था शादी के अवसर पर, क्योंकि शादी का अवसर विशेष होता है, ख़ास होता है। एक महत्वपूर्ण सामग्री होती है चूड़ी, उस समय विशेष श्रृंगार होता है। इसलिए बदलू भी उस समय अड़ जाता था, कहता था कि मुझे इस अवसर पर इन चूड़ियों की ज़्यादा कीमत चाहिए, ज़्यादा चीज़ें दो इसके बदले में। मुझे ये याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। मतलब बदलू अड़ गया था। जब उनके यहाँ किसी लड़की का विवाह हो रहा था तो बदलू चूड़ियाँ बेचने के नाम पर अड़ गया कि उनको ज़्यादा कीमत चाहिए उन चूड़ियों के बदले, और उनके मनाने में बहुत प्रयास करना पड़ा उनको मनाने के लिए। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी भी मिलती और रुपये मिलते 100 अलग। तो विवाह के अवसर पर जो चूड़ियाँ लेने आता था वो बहुत सारी सामग्री बदलू को देता था। उनकी पत्नी के लिए सभी प्रकार के वस्त्र देता था, कपड़े देते थे और बहुत सारा अनाज भी मिलता था, और पगड़ी सिर में बांधने के लिए बदलू के लिए मिलती थी, और रुपये भी उनको दिए जाते थे चूड़ियों के बदले में। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूद उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। अब जो बदलू था वो कांच की चूड़ियों से चिढ़ता था। क्यों?
अगर लोग कांच की चूड़ियाँ पहनने लगेंगी स्त्रियाँ, तो उनका जो उनकी लाख की चूड़ियाँ ही वो कौन खरीदेगा? लाख की चूड़ियाँ फिर वो किसको बेचेगा? तो कांच की चूड़ियों से इसीलिए बदलू चिढ़ता था, और जो स्त्रियाँ कांच की चूड़ियाँ पहनती थी वह उस पर नाराज़ भी हो जाता था। कभी कभी 2-4 बातें, व्यंग्य बातें सुना दिया करता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, तो कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में पूछता था। बदलू जो है लेखक से बहुत बातें किया करता था। लेखक के शहरी जीवन के बारे में पूछता था, उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछता था। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। तो बदलू जो है लेखक के ये कहने पर कि शहर में स्त्रियाँ कांच की चूड़ियाँ पहनती है, तो बदलू नाराज होकर कहता था कि हाँ ठीक ही तो है, लाख की चूड़ियाँ पहनेंगी तो उनके हाथों में तो मोच आ जाएगा ना, इसलिए वो कांच की चूड़ियाँ पहनती है। ऐसा कहकर बदलू जो है वो व्यंग्य करता था। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर करता था। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा जाता। तो जब लेखक बदलू के यहाँ जाता था बदलू से मिलने और लाख की गोलियां लेने, तो बदलू उनको गाय का दूध देता, मलाई बचा कर रखता था लेखक को खिलाने के लिए, और आम भी खिलाता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। तो बदलू लेखक के लिए लाख की गोलियां भी बना देता था, जो लेखक को विशेष आकर्षक लगता था, और उसी को लेने लेखक बदलू के पास जाता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता, और 1-8 महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। जैसे आप लोग गर्मी की छुट्टियों में जाते हैं अपने मामा के यहाँ, वैसे ही लेखक भी जाता था, और 1-8 महीने रहता था और स्कूल खुलने पर अपने शहर वापस आ जाता था। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूसरे शहर में बदली हो गई, और लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। अब लेखक की 2-3 बार ही वो गए होंगे अपने मामा के यहाँ की उनके पिताजी की बदली दूसरे शहर में हो गई, ट्रांसफ़र हो गया, और एक लंबे समय तक के लिए लेखक जो है अपने मामा के गांव में ना जा सके। तब 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अब छोटी छोटी गोलियाँ, कंचे खेलना बच्चों को पसंद आता है, रंग बिरंगी गोलियाँ उन्हें अच्छी लगती है। बड़े होने के बाद वैसी विशेष रुचि कंचों या गोलियों में बड़े लोगों की रुचि नहीं रह जाती। लेखक अब लगभग 8-10 वर्षों के बाद अपने मामा के घर गया था। पहले बच्चा था लेखक, अब वह युवा हो चुका था। अब लाख की गोलियों में लेखक की रुचि, दिलचस्पी नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तो अब जब लेखक युवा होने के बाद मामा गांव गया तो उन्होंने क्या देखा कि गांव में जो स्त्रियां थी वे अब लाख की चूड़ियां नहीं पहनती थी, कांच की चूड़ियां पहनती थी। मुश्किल से 1-2 स्त्रियों के हाथों में ही उन्होंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी, और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई, और उससे खून बहने लगा। लेखक को अचानक ध्यान आया एक दिन बदलू का, क्योंकि लेखक के मामा की जो लड़की थी, बेटी थी, वह आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उनके हाथ से कांच की चूड़ी जो है वो टूटकर हाथ की कलाई में घुस गई, उससे खून बहने लगा।
तो मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हुआ आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। तो लेखक बता रहे हैं कि जब वे मरहम पट्टी कर रहे थे अपने मामा की बिटिया के हाथों की, तब उनको सहसा बदलू का ध्यान हुआ आया और वे बदलू के पास मिलने के लिए तैयार हुए। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। जब लेखक बदलू के घर गए तो वे बदलू जो है उसी नीम के नीचे, नीम पेड़ के नीचे खाट पर लेटे हुए थे। नमस्ते बदलू काका कहकर मैंने उसे संबोधित किया। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया। अब बदलू भी नमस्ते भैया कहकर खाट से उठ बैठे। उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। बदलू ने लेखक को नहीं पहचाना, क्योंकि बदलू तो अब लेखक जो है युवा हो चुके थे। पहले जब वो जाते थे बदलू से मिलने तो वो बच्चा था, बचपन में जाता था। अब वे 8-10 वर्षों बाद गए थे, लेखक जो है बदलू से मिलने गए, तब बदलू ने उस युवा लेखक को उन्होंने पहचाना नहीं और देर तक उसे देखते रहे। ध्यान में आ नहीं रहा था कि ये कौन व्यक्ति है। तब लेखक ने कहा, मैं हूँ जनार्दन काका। तो लेखक ने बताया कि मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास मैं गोलियां बनवा कर ले जाता था, ऐसा मैंने अपना परिचय दिया। लेखक बता रहे हैं कि मैंने अपना परिचय उनको दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। अब बदलू थोड़ी देर सोचने के बाद उनको याद आ गया कि ये तो लला है, जो लाख की गोलियां लेने मेरे पास बचपन में आता था। तो उन्होंने कहा कि आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद तुम गांव आए हो। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। अब लेखक ने बताया, कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मचिया नजर आई, ना ही भट्ठी। मैंने इधर उधर देखा तो वो जिस मचिया पर बैठकर चूड़ियाँ बनाते थे वो मचिया नहीं थी वहाँ, और उनकी वो भट्ठी भी नहीं थी जिसमें वो लाख को पिघलाया करते थे। आजकल काम नहीं करते क्या काका, मैंने पूछा। लेखक ने बदलू से पूछा कि आजकल आप काम नहीं करते हो क्या काका? जो चूड़ियाँ बनाने का काम करते थे आप, वो काम नहीं करते हैं क्या? तो उन्होंने कहा, नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। तब बदलू ने अपना दर्द छुपाते हुए बताया कि अब मेरी लाख की चूड़ियों को कोई नहीं पूछता। अब तो सब सुंदर सुंदर चमकीली कांच की चूड़ियां पहनते हैं। मशीनी युग है, मशीन से बनी हुई चूड़ियां पसंद करते हैं। अब तो खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, आदमियों की ज़रूरत ही नहीं रही। आदमियों का काम जो वो हाथ से करते थे वो काम अब छिन गया, अब तो मशीनें उसका स्थान ले गई। अब जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में है वो लाख की चूड़ियों में कहाँ संभव है। ऐसा कहकर बदलू ने अपनी व्यथा प्रदर्शित की। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। बदलू को खांसी आने लगी थी। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। अब जब बदलू खांसने लगा तो लेखक को लगा कि उन्हें दमा हो गया है, दमा की बीमारी हो गई है, और उनका शरीर उम्र के कारण ढल चुका था और उनकी स्थिति भी अच्छी नहीं थी। काम व्यवसाय आदि ठप था, इसलिए वो जल्दी ही बूढ़े लगने लग गए थे। उनके हाथ और माथों पर नसें उभर आई थी, नसें दिखने लगी थी उनके शरीर की। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। तो बदलू ने कहा कि मुझे दमा नहीं है,
ये फसली खांसी है, जो कुछ कुछ फसल उगने पर एलर्जी जैसी खांसी होती है। तो महीने 2 महीने में से खांसी आ रही है, ये 10-15 दिन में ये ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। अब थोड़ी देर में मौन पसर गया। आम की फसल अब कैसी है काका? तो लेखक ने पूछना शुरू किया कि अब आम की फसल कैसी है। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा, अच्छी है लला, बहुत अच्छी है। उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। तब जो बदलू थे वे उत्साहित होकर उत्तर देने लगे कि आम की फसल अच्छी है, और अपनी बेटी को आवाज़ देकर बुलाया, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। अब लेखक जो है आम के बारे में पूछने लगे, तो बदलू ने अपनी बेटी रज्जो को बुलाकर आम लाने के लिए कहा। तो लेखक ने कहा कि नहीं लगेगा, मैं इस साल बहुत आम खाया हूँ। तो बदलू ने कहा कि वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। पहले भी तुम यहाँ आम खाते थे, आते थे तो मैं बहुत आम खिलाता था तुमको, इस बार भी खिलाऊंगा। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। अब अचानक लेखक को याद आया कि वे उनके यहाँ मलाई भी खूब खाया करते थे। तो उन्होंने पूछा, गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा, गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता? तो बदलू ने कहा कि गाय नहीं है, अब गाय को बेचना पड़ा, क्योंकि मेरे पास उसे खिलाने के लिए कुछ नहीं था, पैसे नहीं थे, तो कहाँ से उसको चारा दाना देता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। तो रज्जो जब डलिया मतलब बांस का बना हुआ टोकरा, बांस से बनाया जाता है उसे, और उस टोकरे में, उस डलिया में आम भरकर रज्जो लेके आई। तो लेखक ने कहा कि यह आम तो बहुत सारा है, मैं इतना नहीं खा पाऊंगा। वाह वाह, वह हंस पड़ा, शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। तो बद्दू ने कहा हंसते हुए कि तुम तो शहरी हो, शहरी लोग ज़्यादा नहीं खा पाते। मैं जब तुम्हारी उम्र का था, युवा था, तब मैं बहुत आम खा लेता था, एक ही समय में चौगुने आम तुमसे ज़्यादा खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। तब आम को दिखाते हुए बदलू ने लेखक से कहा कि ये आम इसी साल पेड़ से तैयार हुए हैं, कैसे लग रहे हैं बताओ। और रज्जो को कहा कि लला को 4-5 अच्छे सिंदूरी लाल आम छांट कर दे दो। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। अब रज्जो ने अपने हाथ में, अपने पसर में 4-5 आम लेकर लेखक की ओर बढ़ाया तो लेखक ने उनकी कलाइयों की ओर देखा। तो कलाइयों में क्या देखा, लाख की चूड़ियाँ। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिर जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के लिए विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। तो बदलू ने बताया उस समय कि ये जो चूड़ियाँ आप देख रहे हैं उसे ही मैंने आखिरी बार बनाया, यही आखिरी जोड़ा है जो मैंने बनाया। उसके बाद से चूड़ियाँ बनाना मैंने बंद कर दिया, और जमींदार साहब की बेटी की शादी पर मैंने बनाया था। वे जब लेने आए तो इस चूड़ी के केवल 10 आने दे रहे थे, तो मैंने मना कर दिया, इतने कम कीमत पर मैं चूड़ियाँ नहीं बेचूंगा, और उनसे कह दिया कि जाओ शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात वहाँ से चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व तो कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। तो लेखक आम खाकर थोड़ी देर बाद वापस अपनी घर पर आ गए, लेकिन लेखक को इस बात की प्रसन्नता थी, संतुष्टि थी कि बदलू ने इतनी कठिन परिस्थिति में भी हार नहीं मानी, वह झुके नहीं, अटल रहे। उनका व्यक्तित्व
कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था। कांच की चूड़ियाँ आसानी से टूट जाती है, वैसा व्यक्तित्व बदलू का नहीं था जो आसानी से टूट जाए। वे अपनी परिस्थितियों से अभी भी डटकर मुकाबला कर रहे थे। ऐसा लेखक ने इस पाठ में बताया है और बताना चाहा है कि मशीनों ने कैसे छोटे छोटे उद्यमियों के हाथ से उनके उद्योग धंधे व्यवसाय को छीन लिया है। आजकल समय की बचत करने के लिए और कम समय में ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए मशीनों से काम लिया जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो है मशीनों से वस्तुएं बनाकर बेच रही है, जिससे छोटे छोटे व्यवसायियों का काम धंधा ठप हो गया है, चौपट हो गया है और वे लाचारी का जीवन जी रहे हैं। छोटी छोटी मजदूरी करके अपना जीवन, अपने घर परिवार का जीवन चला रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं। इसी चित्र को लेखक ने इस पाठ में उभारा है। तो बच्चों, आपने ये पाठ अच्छी तरह से समझ लिया होगा, ऐसी उम्मीद करती हूँ। और इस पाठ के प्रश्न उत्तर के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए हैं, उसे आप क्लिक करके प्रश्न अभ्यास देख लेना। और इस पाठ में संज्ञा के बारे में भी पूछा गया है, तो संज्ञा की परिभाषा और उसके प्रकार के बारे में भी वीडियो मैंने बनाया है और उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए हैं, आई बटन पर भी शो हो रहे हैं। उसे क्लिक करके आप संज्ञा के बारे में जान सकते हैं। अगले वीडियो में अगले पाठ के हम फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।